Subscribe the channel and click bell icon to get latest updates. सो आज हम लोग नाइट्रोजन फैमिली में आगे बढ़ेंगे, है ना। तो लास्ट क्लास में नाइट्रोजन फैमिली में ऑक्सीडेशन स्टेट तक का कॉन्सेप्ट बता दिया। ओके, इवनिंग गुड। यादव जी लेट हो गए हैं आप, 10 मिनट बैठिए। कहाँ थे? चलिए, तो लास्ट क्लास में ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट बताया था आपको, जिनमें मैंने बेसिकली 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स नाइट्रोजन फैमिली के लिए बताए थे। कौन कौन से? -3, +3 और +5। ये बेसिक, ये जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट पूरी नाइट्रोजन फैमिली के लिए। रेस्ट मैंने कहा था कि नाइट्रोजन और भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि +3 स्टेट की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, ठीक है। ओके, अब थोड़ा कुछ चीजें समझेंगे हम, ठीक है ना। अब जब ऑक्सीडेशन स्टेट समझ लेते हैं ना, देन हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज मींस रिएक्टिविटी। तो हमको बेसिकली रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन पढ़ना है, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन पढ़ना है, और रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन एंड रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल। ये 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। अब जब हाइड्रोजन के साथ ये एलिमेंट्स जब ज्वाइन होंगे और जब हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे? तो सिंस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या होता है? हाइड्रोजन का जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +1, ठीक है। अब है क्या कि हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और हाइड्रोजन कभी भी d ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज नहीं कर सकता। d ऑर्बिटल कांट बी हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। ये d ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज नहीं कर सकता, ये बात दिमाग में रखना है, ठीक है ना, कि हाइड्रोजन d ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज नहीं कर सकता। तो अब होगा क्या? H+, और मान लो मेरा एलिमेंट है, मैंने E से लिखा है, मतलब नाइट्रोजन फैमिली का कोई सा भी एलिमेंट। इस पे अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा वो कौन सा आएगा? -3 का। अब फॉर्मूला क्या बनेगा? H3E, ठीक है। अच्छा, E का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ओके। NH3 बनता है ना, PH3 बनता है, अच्छा, PCl3 बनता है, ठीक है, ओके। PCl5 भी बनता है, लेकिन PH5 नहीं बनता है, ठीक है। NCl5 नहीं बनता है, ठीक है ना। अब बेसिकली मैं केवल वही चीजें बताऊंगा जो एग्जाम में आती हैं, ठीक है। PCl5 बनता है, लेकिन PH5 नहीं बनता, ठीक है। क्यों नहीं बनता? इसलिए नहीं बनता क्योंकि PCl5 के केस में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है? d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहा है, sp3d का हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना। किसका हाइब्रिडाइजेशन है? और हाइड्रोजन d ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज नहीं कर सकता, इसीलिए PH3 तो बनता है लेकिन PH5 नहीं बनता है, ठीक है। अच्छा, NCl5, इसके केस में क्या? आप देखो, PCl5 बन रहा है लेकिन NCl5 नहीं बन रहा है। अब Cl भी नहीं बन रहा है, यहां तो Cl हाइब्रिडाइज करा देगा ना। तो क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है। d ऑर्बिटल क्या है? नहीं है, d ऑर्बिटल एब्सेंट है। किसके पास? नाइट्रोजन के पास। तो नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल ही नहीं है, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? इसलिए NCl5 नहीं बनेगा और यहाँ PCl5 बन जाएगा, लेकिन PH5 नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, पक्का। तो P के पास d ऑर्बिटल होता है लेकिन PH5 नहीं बनता, क्योंकि हाइड्रोजन d ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज नहीं कर सकता, ठीक है। और NCl5 नहीं बनता, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है। अंडरस्टूड? श्योर? वेरी गुड। तो H3E का फॉर्मूला बनेगा जनरली, ठीक है। समझ में आ रहा है? जनरली H3E का फॉर्मूला बनेगा। इसको हम कभी की EH3 भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? EH3 भी। समझ में आ रहा है ना? फॉर एग्जाम्पल PH3, NH3, ये देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके केस में E पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसा है? माइनस का है, और माइनस के ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होती है? क्या होती है?
डिक्रीज होती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ जो हाइड्राइड है, मैं क्या लिखवा रहा हूँ, स्टेबिलिटी, और बेसिकली ये जो स्टेबिलिटी है थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड मीन्स हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बना है, ठीक है, उसको हम हाइड्राइड कहेंगे। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन में ये हम पढ़ते हैं हाइड्राइड। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो ऑफ हाइड्राइड है वो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अच्छा, अब जब थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरा जो EH3 है उसमें से हाइड्रोजन बड़े इजीली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अच्छा, जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो वो क्या करेगा, किसी से जाके अटैच होगा। अच्छा, जब हाइड्रोजन किसी से जाके अटैच होगा तो हाइड्रोजन क्या करता है, रिड्यूसेस अदर्स, क्या करता है, दूसरे को रिड्यूस करता है। अब क्या है कि हम इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये भी पढ़ते हैं कि जो हाइड्राइड होता है उसके पास रिड्यूसिंग पावर होता है। हाइड्राइड के पास क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर। क्यों? क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन है और वो हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और जब वो हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो वो हाइड्रोजन दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। अच्छा, तो अभी कौन सा हाइड्राइड इजीली हाइड्रोजन रिलीज करेगा, स्टेबल वाला कि अनस्टेबल वाला? बोलो बोलो भाई, अनस्टेबल वाला जल्दी इजीली हाइड्रोजन रिलीज करेगा। अब सिंस इजीली हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा अनस्टेबल वाले में, तो जब इजीली हाइड्रोजन अनस्टेबल में रिलीज हो जाएगा तो वो इजीली रिड्यूस करेगा। मींस रिड्यूसिंग पावर जो होगी हाइड्राइड की रिड्यूसिंग पावर वो डाउन द ग्रुप क्या होगी, इंक्रीज होगी, गुड, बढ़ेगी, ठीक है ना। तो रिड्यूसिंग पावर ऑफ हाइड्राइड, अब ये मैं एक बार बता रहा हूं, इसके बाद फिर कभी इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर जगह यही बात होगी। रिड्यूसिंग पावर ऑफ हाइड्राइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, ये पूरा तो आगे बढ़े, डन। इसमें किसी को डाउट है क्या? किसका रीजन? हाँ, क्योंकि डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, और क्या, ठीक है, डिलीट कर दें, ओके। ये हो गया हाइड्राइड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो, नाइट्रोजन तो ढेर सारे ऑक्साइड्स बनाता है, नाइट्रोजन फॉर्म वेरियस ऑक्साइड्स, वो अभी अलग से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पढ़ने, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। नाइट्रोजन ढेर सारे ऑक्साइड्स बनाता है, उनको हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम केवल जनरल बताएंगे। तो जनरल केस में, अब ऑक्सीजन के केस में, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2। तो जनरली हम ई को किससे लेंगे, प्लस कौन सा वाला, दोनों ले सकते हैं ना, ई में तो प्लस, ठीक है। अब मामला ये है कि यहां पे फॉर्मूला आपका बनता है E2O3 और यहां पे बनता है E2O5। दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो टॉप वाले के केस में E2O5 स्टेबल है, जहां तक इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता, जहां तक, लेकिन जहां से इनर्ट पेयर इफेक्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा वहां पे ये क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, अनस्टेबल। इनर्ट पेयर इफेक्ट लगना कहां से स्टार्ट होगा, फ्रॉम 4th पीरियड, ठीक है, फ्रॉम 4th पीरियड, ड्यू टू inert pair effect it will be less stable, ठीक है। लेकिन इसकी स्टेबिलिटी क्या है, टॉप टू बॉटम, मतलब डाउन द ग्रुप क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। वैसे भी ये हम पहले ही बता चुके हैं कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब जब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, मींस जाहिर सी बात है कि स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप अगर इंक्रीज हो रही है तो फिर ये ऑक्सीजन रिलीज करने की टेंडेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऑक्सीजन रिलीज करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है, और जब ऑक्सीजन किसी से जुड़ता है तो क्या करता है उसका, ऑक्सीडेशन, मींस पावर ऑफ ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर टॉप टू बॉटम
डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। किसका? ऑक्साइड का। ठीक है ना, हम यहाँ पे ऑक्साइड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? इंक्रीज होती है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, समझ में आ गया? श्योर, वेरी गुड। अब ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, अभी फर्दर, अब देखो ऑक्साइड के पास, ये तो स्टेबिलिटी का मामला हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ भी होता है। आपको ऑक्साइड 3 टाइप का पढ़ाया है, एक एसिडिक, बेसिक और तीसरा एम्फोटेरिक। वेरी गुड। तो ऑक्साइड 3 टाइप का होता है, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। अब जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, किसकी? तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब मुझे बताओ कि E2O3 और E2O5 में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? E2O3 और E2O5 में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? E2O5 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। E2O5 स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन सेंट्रल एटम E2O5 के केस में क्या है और E2O3 के केस में क्या है? +3, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब ज्यादा होगा, ये कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है, कि जो सेंट्रल मेटल होता है उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग हम एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, ठीक है ना। डाउन द ग्रुप क्या होगी? डाउन द ग्रुप डिक्रीजेज, क्या चीज? एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, पक्का। अच्छा, मींस अब मैं एसिड की बात करूं तो N2O3 और P2O3 ये दोनों एसिडिक हैं, कैसे हैं? लेकिन इसके बाद कौन आता है? AS2O3 और उसके बाद SB2O3, ये दोनों कैसे हैं? एम्फोटेरिक हैं, ये दोनों एम्फोटेरिक हैं। वैसे भी ये मेटलॉइड्स हैं और मेटलॉइड्स के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, ऐसा जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसके बाद वाले तो Bi2O3 तक ही बस पढ़ेंगे, ये क्या है? बेसिक है, Bi2O3 बेसिक है, ठीक है। तो ये एम्फोटेरिक हो गया, ये एसिडिक हो गया, ये बेसिक हो गया। ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, ओके, श्योर, वेरी गुड। अच्छा, हाइड्राइड के केस में जब हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, सिंस हाइड्राइड बेसिक नेचर का होता है, हाइड्राइड कैसा होता है? बेसिक नेचर का, तो उसकी भी जो बेसिक टेंडेंसी है, यानी कि बेस होने की जो टेंडेंसी है, वो जब हम डाउन द ग्रुप चलेंगे, ठीक है ना, यानी कि टॉप टू बॉटम हम जब जाएंगे, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड भी क्या हो गया? डिक्रीज होगा। तो ये ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में लिख लीजिएगा, द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है, पक्का, गुड। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टूवर्ड्स व्हाट? अभी मैंने नाम बोले थे सारे, हैलोजेंस, ठीक है। अब हैलोजन की बात करेंगे तो X ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है और E का ऑक्सीडेशन स्टेट फिर क्या आएगा? लेकिन मैंने क्या कहा? बट व्हाट? नाइट्रोजन के केस में, किसके केस में? केवल फ्लोरीन के साथ, किसके साथ? ये +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा, है ना। तो क्या बनाएगा? केवल यही एक हैलाइड नाइट्रोजन का बनता ही है, और कोई हैलाइड नाइट्रोजन का बनता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? क्यों नहीं बनता? क्योंकि +5 वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। यहां से क्या बनेगा? यहां से फॉर्मूला बनता है EX और यहां से बनता है, तो ये वाला तो यहां E की जगह नाइट्रोजन हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके केस में E = नाइट्रोजन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल एब्सेंट है, ठीक है। इसलिए E = नाइट्रोजन इस केस में पॉसिबल नहीं है। यहां E = नाइट्रोजन पॉसिबल भी है
तो E पे प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट X के साथ केवल कब आएगा? क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, बाकी के सब नाइट्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन खुद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना। तो यही एक इकलौता हैलाइड है जो नाइट्रोजन का पता है, ठीक है ना। रेस्ट हैलाइड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? बाकी की जब हम बात करेंगे तो PCl3 भी है और PCl5 भी है। समझ में आ रहा है ना? रीजन यहां से आता है, यही रीजन जो अभी मैंने पीछे बताया कि PCl5 एग्जिस्ट करता है लेकिन NCl5 एग्जिस्ट, NF5 भी एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? बिकॉज नाइट्रोजन डी ऑर्बिटल अब्सेंट है नाइट्रोजन में। अंडरस्टूड? श्योर, लिख लीजिए। ओके, अब तो ये हो गया कि PCl3 और PCl5 बनता है, लेकिन NCl3 तो NF3 बनता है, NF5 नहीं बनता है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि इन दोनों में से कोवैलेंट नेचर किस में ज्यादा है? कोवैलेंट नेचर, ठीक है। तो देखो आंसर इसके बहुत सारे हैं, ठीक है ना। डिफरेंट बुक्स में बहुत सारे डिफरेंट आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन परफेक्ट आंसर कौन सा है? तो परफेक्ट आंसर के लिए सबसे पहले समझते हैं कि PCl3 कैसा होता है। तो जब मैं PCl3 बनाऊंगा तो देखिए PCl3 बनेगा इस तरीके से, है ना। ये है मेरा पोलर, ये जो मेरा मॉलिक्यूल है पोलर है, ठीक है। और जब मैं PCl5 बनाऊंगा तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये जो स्ट्रक्चर है ये नॉन पोलर है। कैसा है? अब आप बताइए दोनों में से कौन सा ज्यादा कोवेलेंट है? हाँ, क्यों PCl5 है और क्यों PCl3 है? जब मैंने आपको 11th में कोवेलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाया होगा तो वहां पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में पढ़ाया होगा कोवेलेंट नेचर इन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मींस फजान्स लॉ, ठीक है। और जब कोवेलेंट पढ़ाया होगा बॉन्ड तो वहां पे पढ़ाया होगा इलेक्ट्रोवैलेंट नेचर इन कोवेलेंट बॉन्ड, और वहां पे पढ़ाया होगा पोलैरिटी, डायपोल मोमेंट। क्या पढ़ाया होगा? डायपोल मोमेंट। तो पोलैरिटी मींस इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर आ गया? इलेक्ट्रोवैलेंट कैरेक्टर। और नॉन पोलर मींस ये पूरा का पूरा कैसा है? कोवैलेंट है। इसलिए PCl3 कैसा है? PCl5 कैसा है? मोर कोवैलेंट है, ठीक है, देन व्हाट? देन PCl3। तो PCl3 और PCl5 में कौन सा ज्यादा कोवैलेंट है? PCl5, ठीक है ना। क्यों? रीजन क्या है? ड्यू टू नॉन पोलर, ठीक है ना, ये रीजन है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, इसलिए ये कोवेलेंट है, हाईली कोवेलेंट। कोवेलेंट दोनों है लेकिन ये लेस कोवेलेंट है, वो हाईली कोवेलेंट है। इसका एक रीजन ऐसे भी लिखते हैं, बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स गेट शेयर्ड इन PCl5। PCl5 के केस में सारे इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए हैं, ठीक है ना, लेकिन PCl3 के केस में सारे इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुए, ठीक है। तो ऐसे रीजंस लिखते हैं, लेकिन ये रीजंस परफेक्ट रीजंस नहीं है, परफेक्ट रीजन यही है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक ये जो था ये पूरा जनरल कॉन्सेप्ट था। अब हम लोगों को पढ़ना है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली से रिलेटेड कंपाउंड्स। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डाइनाइट्रोजन, ठीक है। अब जो ये डाइनाइट्रोजन है मींस N2, ठीक है। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? तो प्रिपरेशन नहीं, मेनली मैन्युफैक्चरिंग पढ़ना है। अगर इसको प्रिपेयर करना हो तो नाइट्राइड से प्रिपेयर करते हैं। नाइट्राइड मींस लिथियम नाइट्राइड Li3n, ठीक है, या फिर मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3n2। इनको हीट कर देते हैं, ठीक है। इनको जब हीट करेंगे तो Li अलग और N2 अलग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम N2 को प्रिपरेशन कर लेंगे। प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन है। लेकिन जब बात होती है मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग मींस इंडस्ट्रियल। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही होता है, मैन्युफैक्चरिंग हमेशा इंडस्ट्रीज में होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। और इंडस्ट्रियल प्रोसेस का मतलब हम कोई चीज़ थोड़ा सा नहीं बनाते हैं, फिर ढेर सारा बनाते हैं, ठीक है। तो जब ढेर सारा बनाना होता है तो हम मैन्युफैक्चरिंग इन प्रोसेस से नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? हम एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ठीक है। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते कैसे हैं? इन एक्चुअल पहले एयर को लिक्विफाई करते हैं। एयर को क्या करते हैं?
अब जब हम एयर को लिक्विफाई करेंगे तो डिपेंड्स कि कौन, एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो चीजें हैं, ठीक है ना, और सबसे हाई अमाउंट में नाइट्रोजन ही अवेलेबल है, ठीक है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से सबसे पहले कौन सा लिक्विफाई हो जाएगा, तो कौन लिक्विफाई हो जाएगा, कौन लिक्विफाई हो जाएगा, किसी को नहीं पता, वाह। एयर में पहले जब लिक्विफाई हम करेंगे तो नाइट्रोजन पहले लिक्विफाई हो जाएगा, कौन लिक्विफाई हो जाएगा। अब जब ये नाइट्रोजन लिक्विफाई हो जाएगा, इसको हम वापस क्या कर देंगे, हीट करके क्या कर देंगे, वेपर में कन्वर्ट कर लेंगे। समझ में आ रहा है। ये जो N2 लिक्विड होता है ये बहुत अच्छा रेफ्रिजरेंट होता है। क्या होता है, रेफ्रिजरेंट, बहुत ठंडा होता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना, लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, अच्छा रेफ्रिजरेंट होता है ये। समझ में आ रहा है। नाइट्रोजनस एटमॉस्फेयर, और इतना ही नहीं, अभी केमिकल रिएक्टिविटी में पढ़ाएंगे, नाइट्रोजन बहुत इनर्ट टाइप का होता है। रीजन क्या है, अब जब नाइट्रोजन को हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके N2 बनाते हैं। मींस हुआ क्या, यहां पे जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो कैसा आ गया, 3 आ गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अभी देखिए रिएक्टिविटी कब अधिक होती है, कब हाई होती है, जब बॉन्ड को ब्रेक करना इजी हो, ठीक है ना। यहां पे क्या है, सिंस दोनों के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए 3 बॉन्ड्स को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है। दैट्स वाई N2 नॉर्मल टेम्परेचर्स पे इनर्ट होता है। कैसा होता है, इनर्ट होता है। इसीलिए इसके बहुत सारे रिएक्शंस आप नहीं पढ़ेंगे, केवल मेटल्स के साथ रिएक्शंस पढ़ेंगे। बाकी जितने भी रिएक्शंस हैं वो सब के सब स्पेशल कंडीशंस में हैं, सब के सब स्पेशल कंडीशन में। सारे कैटालिटिक रिएक्शन है और सारे हाई टेम्परेचर्स पे होते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले इसको ब्रेक कराने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। समझ में आ रहा है, पक्का, गुड। इतना टाइम मत लगाओ, इतना बहुत कुछ तो लिखा नहीं है वहाँ। चलो अब नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है ना लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन, ठीक है। लैबोरेटरी प्रिपरेशन, जब हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, हमेशा लैब में प्रिपेयर करने के लिए कन्वीनियंट मेथड यूज करते हैं जिसको हम इजीली लैब में कर सकें, ठीक है। तो इजीली लैब में करने के लिए जो नाइट्रोजन का प्रिपरेशन है वो किससे है, अमोनियम डाइक्रोमेट से, ठीक है ना। अच्छा, डाइक्रोमेट का मतलब क्या होता है, डाइक्रोमेट मींस होता है Cr2O7 2-। और अमोनियम कब होता है, जब NH4+ हो। अब अमोनियम डाइक्रोमेट का मतलब क्या हो गया, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, ठीक है। ये मेरा अमोनियम डाइक्रोमेट है, ठीक है ना। अमोनियम डाइक्रोमेट से मुझे क्या प्रिपेयर करना है, N2 प्रिपेयर करना है। नाउ कैन यू थिंक कैसे इससे सेपरेट आउट करेंगे, कौन सी टेक्निक लगा दें तो यहां से नाइट्रोजन सेपरेट आउट हो जाएगा, नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, बताइए कौन बताएगा, किससे, उससे क्या होगा, क्या करा दें, ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं, यहाँ पे रिडक्शन करना होगा। अगर करना ही है तो रिडक्शन करना होगा, करना ही है तो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपको नाइट्रोजन रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है, दैट इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर करना ही है तो, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स हीट कर देंगे, ठीक है। टेम्परेचर कोई आइडिया है, लो टेम्परेचर पे होगा, हाई टेम्परेचर पे, टेम्परेचर क्या होगा, हाई होना चाहिए, हाँ। तो हाई टेम्परेचर पे होगा। यहाँ पे जो हीट हम देंगे वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इसको डिकम्पोज करने के लिए 700 केल्विन का हीट देंगे। कितने केल्विन का, 700 केल्विन का। ये हीट दे करके जब हम इसको डिकम्पोज करेंगे तो क्या क्या मिलेगा वो देख लीजिए, N2 + H2O + Cr2O3, Cr2O3, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। अब Cr2O3 केस में Cr पे ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, +3 का, और यहाँ पे Cr पे ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है, +6 का। किसका, 6 का। अब सिंस यहाँ पे +6 है और यहाँ +3 मीन्स डेफिनेटली क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सेंट्रल एटम मेरा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन।
ठीक है। या पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, मींस टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, गैस तो है ही, कलरलेस भी है, ठीक है। और वाटर में सॉल्युबिलिटी के बारे में कोई बताएगा? वाटर में हाईली सॉल्युबल होगा, लेस सॉल्युबल होगा या नॉर्मली सॉल्युबल होगा? क्या होगा? थोड़ा बहुत सॉल्युबल होगा, थोड़ा बहुत स्लाइटली सॉल्युबल होगा। क्यों? इसकी सॉल्युबिलिटी के पीछे रीजन है क्या ना, सॉल्युबिलिटी के लिए दो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंस रखते हैं। पहला हाइड्रोजन बॉन्ड का, दूसरा पोलैरिटी का। ये पोलर तो है नहीं, ये नॉन पोलर है, तो पोलैरिटी की वजह से तो डिसॉल्व हो नहीं रहा। ये डिसॉल्व हो रहा है किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। समझ में आ रहा है? सिंस ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, एंड दैट्स व्हाई नाइट्रोजन वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन स्लाइटली सॉल्युबल होगा। अगर यही पोलर होता तो हाईली सॉल्युबल हो जाता। अंडरस्टूड? वेरी गुड। तो वाटर में सॉल्युबिलिटी नॉर्मल होगी, ठीक है ना, स्लाइटली सॉल्युबल होगा वाटर में। ओके, अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो जब केमिकल प्रॉपर्टी के लिए मैंने अभी बता दिया कि सिंस ये नॉर्मल टेम्परेचर्स पे केमिकली क्या है, केमिकली कैसा है? इनर्ट है, केमिकली इनर्ट, ठीक है। क्यों इनर्ट है? ड्यू टू हाई बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर हाई है, इसकी वजह से क्या है? बॉन्ड एनर्जी हाई है। अब यहां पे आप रीजन कुछ भी कह सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर हाई है या बॉन्ड एनर्जी हाई है। बॉन्ड एनर्जी हाई है मींस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। हाई एनर्जी इसीलिए चाहिए क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना। दैट्स वाई ये नॉर्मल टेम्परेचर्स पे केमिकली क्या है? इनर्ट है। इसलिए इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर्म करने के लिए नाइट्रोजन का यूज होता है, ठीक है ना। कई बार डाइनाइट्रोजन का यूज इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर्म करने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ रिएक्शंस है इसके, जैसे N2+H2, यू नो बाई वेरी वेल। जितने भी रिएक्शंस होते हैं इसके सब कंडीशनल होते हैं, वो किसी ना किसी कंडीशन में होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्रेशराइज भी करना पड़ता है, ठीक है। एंड 774 केल्विन टेम्परेचर, 773 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है ना। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? NH3 में, ठीक है। हैबर्स प्रोसेस है ये। अच्छा, मेटल्स के साथ डायरेक्टली कंबाइन हो जाता है, केवल हीट करना होता है, ठीक है। मेटल्स के साथ हीट करके डायरेक्टली कंबाइन कर लेते हैं। क्या बनाएगा? L3 Li3N, ठीक है। 2 टाइम्स करना पड़ेगा, यहाँ 6 Li कर लीजिए। ऐसे ही Mg के भी साथ कंबाइन हो जाएगा, Mg3N2, ठीक है। यहाँ 3 कर लीजिए। ओके, अंडरस्टूड, वेरी गुड, राइट इट डाउन। तो आगे अब हम लोग को पढ़ना है डाइनाइट्रोजन के बाद यूजेस। मैंने अभी चलते चलते ही बता दिया था यूजेस। यूजेस क्या क्या बता दिया था? एक तो रेफ्रिजरेंट के काम आता है, दूसरा इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के काम आता है, ठीक है ना। और एक और इंपॉर्टेंट यूजेस है, यूज वो है कि ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स फॉर्म करने के काम आता है, ठीक है ना। नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स फॉर्म करने के काम आता है। बेसिकली ये डायरेक्टली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर फॉर्म नहीं करता है, बल्कि अमोनिया जो है वो फॉर्म करता है फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना। और अभी आप देखेंगे जो हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट, वो पढ़ना है नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। अब सबसे पहले, अब देखिए जितने भी कंपाउंड्स, सिंस N2 में ऐसी कोई खास ज्योमेट्री नहीं थी, अब सबसे पहले हम ज्योमेट्री पे फोकस करेंगे। HNO3 सेंट्रल एटम कौन सा होगा? N, वेरी गुड। उसके अराउंड किसको अरेंज करेंगे? O को, गुड, ओके। अब नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने? लेकिन वो 5 के 5 डायरेक्टली बॉन्डिंग से शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 शेयर करने पे अगर वो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले, ठीक है ना, 5 और किसी शेयर करे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं? 10। और उसके पास कैपेबिलिटी 10 इलेक्ट्रॉन्स रखने की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। इसीलिए क्या होता है, इनमें से किसी एक ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बना लेगा, किसी एक के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और एक के साथ ये जो 2 लोन पेयर बचे हैं इनको कौन से बॉन्ड से अटैच करेगा? ये देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑलमोस्ट तुम देखो ऐसे सिंगल बॉन्ड के फॉर्मूले पे बना होता है, और जब भी ऐसे सिंगल बॉन्ड के फॉर्मूले में बना होता है ना, तो दूसरे वाले एलिमेंट के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वहां दिख रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे नहीं बनाया, ठीक है ना, एरो के प्लेस पे मैंने सिंगल बॉन्ड के फॉर्मेट में बनाया है,
और ऑक्सीजन के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिख रहे हैं, मीन्स ये है कि ये जो सिंगल बॉन्ड है, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं वो दोनों के दोनों किसके हैं? नाइट्रोजन के हैं, ठीक है ना। वन टू थ्री फोर 5 6 7, ठीक है। अच्छा, अभी इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो इसको किससे जोड़ देंगे? हाइड्रोजन से, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर। लेकिन जब मैं ज्योमेट्री की बात करता हूं, किसकी? ज्योमेट्री की, तो पूरे के पूरे कंपाउंड की ज्योमेट्री में देखेंगे, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री देखेंगे कैसे होगा। अगर मैं नाइट्रोजन के अराउंड देखूं तो नाइट्रोजन के अराउंड कोई सा भी लोन पेयर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? नाइट्रोजन के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर साइड साइड में आ रहे हैं, तीनों को मैं कैसे अरेंज करूंगा? ट्राइगोनल प्लेनर से। यहां एक ऑक्सीजन, यहां एक ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है, सिंस इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, अब सिंस इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, ये यूं बॉन्ड नीचे की तरफ ऐसे है, तो अब जो अगला जो बॉन्ड पेयर बनेगा वो ऐसे बनेगा, क्योंकि यहां पे जो ज्योमेट्री आएगी वो बेंड की आएगी। ये पूरा का पूरा ज्योमेट्री हो गया HNO3 का, ठीक है। जब तक आपको इसका आइडिया नहीं होगा, आपको पोलैरिटी का आइडिया नहीं लगेगा, ठीक है ना। पोलैरिटी का आइडिया नहीं लगेगा, सॉल्युबिलिटी का आइडिया नहीं लगेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो पूरी की पूरी ज्योमेट्री ऐसी बनेगी इसकी। तो नाइट्रिक एसिड के लिए ये हो गया बॉन्ड स्ट्रक्चर और ये हो गई ज्योमेट्री। ज्योमेट्री नाइट्रोजन के अराउंड इसलिए प्लेनर है क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं बचा, ठीक है ना। और ऑक्सीजन के अराउंड बेंड हो गया क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई ज्योमेट्री। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्रिपरेशन। तो नाइट्रिक एसिड का जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो 2 तरीके हैं, एक तो लैबोरेटरी प्रिपरेशन, लैबोरेटरी प्रिपरेशन, ठीक है। तो लैबोरेटरी में हम नाइट्रोजन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। एक बेसिक सा आइडिया है, कोई सा भी नाइट्राइड लेके उसको हीट करो तो नाइट्रोजन, सॉरी, हमको नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है? नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। तो लैबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो लैबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए अब बड़े ध्यान से समझिएगा, मुझे किसको लेना है? या तो NaNO3 ले लीजिए या KNO3 ले लीजिए, ठीक है, और इसको H2SO4 के साथ ट्रीट कर दीजिए। किसके साथ? H2SO4 के साथ। अब जब मैं इसको H2SO4 के साथ ट्रीट करूंगा तो होगा क्या? NaHSO4 प्लस HNO3 गिव्स आउट KHSO4 और प्लस HNO3, ठीक है। ये हीट करना है आपको, आई थिंक बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये एकदम बेसिक रिएक्शन है। अच्छा, अब ये कराते कैसे हैं? ये तो मामला हो गया कि ये कैसे बनता है, ठीक है ना, रिएक्शन क्या है। जब हम लैबोरेटरी प्रिपरेशन लिखते हैं ना तो हमको 2-3 कॉन्सेप्ट लिखने होते हैं। वैसे आपके सिलेबस में ऐसा कुछ है नहीं कि लैबोरेटरी प्रिपरेशन एग्जाम में आ जाए, नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी सिंस इस साल बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे पॉइंट्स कर्टेल हुए हैं, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। लैबोरेटरी प्रिपरेशन जब भी लिखेंगे, चाहे किसी का भी लिखें, तो पहला कॉन्सेप्ट हम हेडिंग लिखते हैं थ्योरी। तो इसके लैबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए थ्योरी क्या है? चिले साल्ट पीटर और साल्ट पीटर ट्रीटेड विथ H2SO4 गिव्स एंड हीटेड बिलो 200 डिग्री सेल्सियस गिव्स नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। ये हो गया थ्योरी, हो गया। उसके बाद लिखते हैं केमिकल रिएक्शन, ये हो गया। उसके बाद लिखते हैं मेथड। अब जब मेथड लिखते हैं ना तो देखिए, मैं पूरा मेथड यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। मैं केवल फिगर बना करके, मतलब लिखवाऊंगा नहीं, मैं केवल फिगर बना करके एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे करना है, ठीक है। इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है कि करना कैसे एग्जैक्टली, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है। कैसा फ्लास्क? राउंड बॉटम फ्लास्क। अब इस राउंड बॉटम फ्लास्क में मैं पहले से ही साल्ट पीटर या चिले साल्ट पीटर यानी कि KNO3 या HNO3 रख लूंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा KNO3 या HNO3 रखा हुआ है। ऊपर से एक थिसिल बोलते हैं इसको, ठीक है, इसमें मैं रखूंगा H2SO4, नीचे बर्नर
लगा के हीट करूँगा। अच्छा, इसके लिए यहाँ पे एक ट्राइपॉड स्टैंड भी है, ठीक है, जिस पे वायर गेज रखा होगा। कौन सा गेज? वायर गेज, ठीक है। अब ये वायर गेज में ये वायर गेज पे ये रखा होगा, ये हीट होगा। अब मुझे एक आउटलेट ट्यूब लगानी है। इस आउटलेट ट्यूब को कैसे लगाना है? ये आउटलेट ट्यूब ऐसे लगाना है, आज मेरा क्लास नहीं है क्या? है सर, 5:30 अधिक हो गया। कहाँ पे थे? हाँ, तो एक आउटलेट ट्यूब लगाना है। इस आउटलेट ट्यूब को, मैं तो डर ही गया था इस आउटलेट ट्यूब को, अच्छा नहीं, नाइट्रिक एसिड है ना, अगर आप वाटर में डिसॉल्व करके कलेक्ट करेंगे तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, वाटर से नहीं कलेक्ट करना है। ये HNO3 के फ्यूम्स, जो फ्यूम्स आएंगे यहां पे आइस बाथ या फिर वाटर बाथ। क्या करना है आपको? ये जो पाइप आ रही है ना, इसमें वेपर्स आ रहे हैं HNO3 के, ठीक है। यहाँ पे जब हम कोई कूल आइटम रख देंगे, आइस रख देंगे या फिर वाटर, रनिंग वाटर चलाते रहेंगे, तो होगा क्या, यही इसी पोर्शन पे आके वो लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाएगा और लिक्विड होकर के हमें अलग कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ है नहीं आपके सिलेबस में, ठीक है ना, मतलब ये पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी बता दिया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कर्टेल हुई है, ये एग्जाम में आता भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आता क्या है? आता है ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? तो लैबोरेटरी प्रिपरेशन के बाद हम लोग को पढ़ना होता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। यही लैबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए थ्योरी, केमिकल रिएक्शन और एक फिगर आपको ड्रॉ करना होता है, ठीक है। ओके, अब ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस एक मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, ठीक है। इसमें होता क्या है ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस में? मुझे अमोनिया को बर्न करना होता है। अमोनिया को बर्न करना इतना आसान भी नहीं है, इसको बहुत कंप्रेस करना पड़ता है। इन दोनों को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करके हीट करते हैं। कंप्रेस कितना करते हैं? लगभग 9 बार प्रेशर तक डाल करके कंप्रेस करना होता है, ठीक है ना। अभी इस पे भी नहीं ये होता है, इसके साथ साथ यहाँ पे कैटलिस्ट भी चाहिए। कैटलिस्ट क्या चाहिए? प्लैटिनम, ठीक है। और रोडियम का क्या है? मोटिवेटर का काम है। सॉरी, मोटिवेटर मीन्स क्या चीज? प्रमोटर। प्रमोटर का वर्क है उसका, ठीक है ना, वो प्रमोट करेगा रिएक्शन को, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को ट्रीट करके एक दूसरे के साथ में जब इन दोनों को ट्रीट करें क्या क्या बनेगा? कोई बताओ। एकदम इजी गोइंग रिएक्शन है, क्या बनेगा? जल्दी बताओ। कोई बताएगा? NO2 नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा NO और प्लस H2O, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हीट भी करना है, 500 केल्विन तक हीट करेंगे, ठीक है। अब ये जो NO बनेगा ये पहले प्रोसेस में हुआ, ठीक है ना, ये ऑक्सीडेशन हो गया नाइट्रोजन का, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? हम इस NO को और ज़्यादा ऑक्सीडाइज कराएंगे। अब जब इसको और ज़्यादा ऑक्सीडाइज कराएंगे तो ये NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, देन हम इस NO2 को पानी की बरसात करा के क्या कर देंगे? HNO3 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेप के जो रिएक्शन है, ये जो 3 स्टेप का रिएक्शन है, इसके लिए पूरा एक चैम्बर है, ठीक है ना, पूरा का पूरा एक इंडस्ट्रियल अरेंजमेंट है, ठीक है। उस अरेंजमेंट को हमको सीखना होगा, तो अभी मैं इसके लिए एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा, ठीक है ना। उस फ्लो चार्ट में मैं बताऊंगा कहाँ पे कौन सी चीज़ होती है, अलग अलग चैम्बर्स के नेम है, ठीक है। इसको पहले लिख लीजिए। अब देखेंगे हम कि ये जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है ये एग्जैक्टली कैसे रनिंग होता है, यानी कि जो इसका पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा का पूरा सेटअप है, वो सेटअप कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, अमोनिया और ऑक्सीजन कंप्रेशर में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है?
ये वही कंप्रेसर है जो इसको कंप्रेस करके, मतलब 9 बार का प्रेशर लगा के इन दोनों को कंप्रेस करके ले आता है, और यहाँ पे NH3 और O2 का कंप्रेस्ड फॉर्म अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, अब जब ये कंप्रेस हो जाते हैं तो कंप्रेस होने के बाद अभी भी हैं ये अमोनिया और ऑक्सीजन ही, लेकिन कंप्रेस्ड हैं। ठीक है ना, कंप्रेस हो जाने के बाद इनको भेजा जाता है कैटालिटिक चैम्बर में। कहां पे? इस कैटालिटिक चैम्बर में प्लैटिनम प्रेजेंट होता है और RH। हाँ, क्या नाम बोल रही है? क्या नाम बोल रही है? रुबिडियम नहीं है ये, क्या नाम है? अभी बोला था मैंने, रुदेनियम। हाँ, रुदेनियम नहीं, और अरे वाह, मैंने कहा था कि सारे एलिमेंट्स के नाम याद कर लो, कहा था ना, वो भी नहीं हो पाया। रोडियम कहते हैं इसको। क्या नाम है? हाँ, अभी बोला भी था मैंने, फिर भी ध्यान नहीं दिया, शाबाश। तो कैटालिटिक चैम्बर में PT और RH के प्रेजेंस में अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके, अच्छा यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो होगा 500 केल्विन का। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे NO बनता है और H2O बनता है। अब ये 500 केल्विन का टेम्परेचर है, H2O कैसा बन रहा होगा? वेपर बन रहा है। वेरी गुड। ठीक है, ये वेपर वेस्ट गैसेस के फॉर्म में बाहर कर लेंगे। अब ये जो वेपर को बाहर किया इसी को कंडेंस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? और कंडेंस, अच्छा पता है इसी को क्यों कंडेंस कर रहे हैं, अलग से वाटर क्यों नहीं लगा रहे हैं? इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, हर जगह पैसा बचाने के बारे में सोचते हैं। किस बारे में सोचते हैं? पैसा बचाने के बारे में। ठीक है ना, अलग से वाटर क्यों लगाएंगे? ठीक है, हाँ, जब यहाँ मिल रहा है तो मिल रहा है इसी को वाटर को, और है भी ये एकदम प्योर वाटर। ठीक है, इसी को क्या कर लेंगे, आगे यूज कर लेंगे। कहाँ पे यूज करेंगे? अब ये जो NO है, पहले इसको हम भेजेंगे ऑक्सीडेशन चैम्बर में। कौन से चैम्बर में? अब ऑक्सीडेशन चैम्बर में ऑक्सीजन के साथ NO का रिएक्शन कराएंगे, क्या बन जाएगा ये? NO2। अब इस NO2 को हम वॉशिंग चैम्बर में भेजेंगे। कहां पे? वॉशिंग चैम्बर में किससे वॉश करेंगे इसको? वाटर से। जब इस NO2 को वाटर से वॉश करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही HNO3 लिक्विड हम अटेन कर लेंगे। ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट हो गया, ड्रॉ कर लीजिए। एक बार फिर से देख लो, अभी क्या हुआ? अमोनिया और ऑक्सीजन पहले कंप्रेस हुए कंप्रेसर में, यहाँ पे कंप्रेस्ड अमोनिया और ऑक्सीजन हो गया। अब ये कंप्रेस्ड अमोनिया और ऑक्सीजन कैटालिटिक चैम्बर में भेजा गया, जहाँ पे ये रिएक्ट करके आपस में NO और H2O में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे H2O वेपर है, NO तो गैस है ही, H2O वेपर है। ठीक है, अब इस NO को आगे भेजा ऑक्सीडेशन चैम्बर में, NO ऑक्सीडाइज होकर के NO2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, अब इस NO2 को मैंने वॉश एब्जॉर्प्शन टावर में NO2 में वाटर को एब्जॉर्ब करा दिया। ठीक है, अब NO2 और वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? HNO3 में। ये HNO3 यहाँ पे लिक्विड नहीं, यहाँ पे बल्कि बेटर लिखेंगे एक्वस। ठीक है ना, एक्वस HNO3। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने H2O यूज किया है ये लिक्विड है, ये वेपर नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, गुड।